नमस्कार, मैं हूं सैयद हुसैन। हमारी खास पेशकश रघुवर राज के राज में आपका स्वागत है। पिछड़े और गरीब परिवार में जन्मे रघुवर दास पिछले 35 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। आदिवासी बहुल राज्य जहां अब तक कोई गैर आदिवासी सीएम नहीं बना, वहां उनका सीएम बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम अपनी खास पेशकश में रघुवर दास के जन्म से लेकर सीएम घोषित होने तक के सफरनामे और सीएम बनने के बाद आने वाली चुनौतियों पर करेंगे चर्चा। रघुवर राज के राज। जी हां, रघुवर दास झारखंड के नए सीएम होंगे। वे सूबे के 10वें और पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद बीजेपी और आजसू नेता राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथ ग्रहण 28 दिसंबर को रांची के मोहराबादी मैदान में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस तारीख को 11 बजे शपथ ग्रहण का समय दिया जाए, उन्होंने स्वीकार किया। 22 तारीख को 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मंत्री रघुवर दास झारखंड के 10वें और पहले गैर आदिवासी सीएम होंगे। रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक में रघुवर दास के नाम पर सहमति बन गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक विनय सहस्त्रबुद्धे और जेपी नड्डा की उपस्थिति में पार्टी विधायकों ने सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया। विधायक दल का नेता के लिए चयन किया गया और इस चयन प्रक्रिया में हमारे नीलकंठ मुंडा जी ने श्री रघुवर दास जी का नाम प्रस्तावित किया, जिसका समर्थन श्रीमान सरयू राय जी ने और श्री सीपी सिंह जी ने उसका समर्थन किया। उनके समर्थन के पश्चात सभी लोगों ने सर्वसम्मति से रघुवर दास जी को विधायक दल का नेता के रूप में उसको स्वीकार किया। विधायक दल की बैठक में खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सीएम पद के लिए रघुवर दास के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सीपी सिंह, सरयू राय समेत पार्टी के तमाम विधायकों ने समर्थन किया। रघुवर दास झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री होंगे। सीएम पद के लिए नाम की घोषणा होने के बाद रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र और घर जमशेदपुर में जश्न का माहौल है। रघुवर दास के परिवार ने सीएम से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। बहुत खुशी है, बहुत खुशी हो रही है। कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप अपने पति के साथ शेयर करना चाहेंगे? झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं, पर मैं जब वो मुख्यमंत्री बन ही गए तो उसकी समस्या उनके पास रखूंगी। सबसे पहले महिला की सुरक्षा यहाँ पे कीजिए, उसको ये सुधार कीजिए। उनके बाद सड़क जो है बहुत दूरदर्शन में जर्जर हालत में है सड़क, उनको ठीक करने के लिए बोलूँगी कि यहाँ के जो युवा वर्ग ना जाए बाहर पढ़ने के लिए, यहीं पढ़े, यहीं पर उसको रोजगार मिले। ये सब उनके सामने रखूंगी। रघुवर दास 1995 से लगातार जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। पार्टी में कई अहम जिम्मेवारियों को निभा चुके हैं, लिहाजा वरिष्ठता और योग्यता के बल पर वे सीएम बनने में कामयाब रहे। रघुवर खुद मानते हैं कि आगे कई चुनौतियां हैं, लेकिन वे उनका सामना करने को तैयार हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और हमारे आज के पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय जी, माननीय अर्जुन मुंडा जी की उपस्थिति में आज पार्टी के विधायकों ने और पार्टी ने जो मेरी ऊपर आस्था व्यक्त की, तो मैं अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, प्रदेश के नेता, सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पिछले 14 सालों की राजनीतिक अस्थिरता के बाद झारखंड की जनता ने इस बार बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया। अब बहुमत की सरकार का नेतृत्व रघुवर दास के हाथों में है। देखना है बहुमत की सरकार का नेतृत्व रघुवर किस तरह करते हैं और झारखंड का
कैसा विकास करते हैं। जमशेदपुर से मुकेश के साथ आशुतोष, जी मीडिया, रांची। 14 साल में पहली बार झारखंड में एक ऐसे गठबंधन की सरकार बनेगी जिसे जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। उस सरकार का नेतृत्व बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास करेंगे। आइए रघुवर दास के जीवन संघर्ष पर देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पिछड़े समुदाय से आने वाले रघुवर दास का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता जमशेदपुर में टाटा स्टील में खलासी थे। 18 दिसंबर 1954 को लोहनगरी जमशेदपुर में जन्मे रघुवर दास 6 भाई बहन हैं। तीनों बहनें रघुवर दास से बड़ी हैं और भाइयों में रघुवर दास सबसे बड़े। बीएससी करने के बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और टिस्को में नौकरी शुरू की। फिर वो राजनीतिक व्यस्तता के कारण अवकाश पर चले गए। छात्र जीवन में रघुवर दास जेपी आंदोलन से जुड़े और उसके बाद सक्रिय राजनीति में आए। 1980 में वो बीजेपी से जुड़े और 1995 में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए। उसके बाद से अब तक हुए 5 विधानसभा चुनावों में वो अविजित रहे। इस बार उन्हें 70,000 से अधिक मतों से जीत मिली। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी सीएम बनने से पहले रघुवर दास ने पार्टी में कई अहम जिम्मेवारियां निभाई हैं। वर्तमान में वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ अर्जुन मुंडा सरकार में वो शहरी विकास मंत्री भी रहे। साल 2001 में रघुवर दास ने आईएलओ की बैठक में झारखंड सरकार की ओर से लंदन, इंग्लैंड और चीन का दौरा किया। कबीरपंथी विचारधारा से प्रभावित रघुवर दास शुद्ध शाकाहारी हैं। साहित्य में उनके आदर्श रामधारी सिंह दिनकर और राजनीति में उनके आदर्श लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रघुवर दास का सफरनामा आपने देखा। सीएम पद के लिए रघुवर दास के नाम के ऐलान के बाद उनके परिजनों में खुशी की लहर है। जमशेदपुर में रघुवर दास की पत्नी रुक्मणी देवी, बेटी रेणु कुमारी और भतीजी हेमलता से खास बात की जी मीडिया संवाददाता मुकेश ने। आपके पति मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी हो रही है। कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप अपने पति के साथ शेयर करना चाहेंगे? झारखंड में बहुत सारी समस्या हैं, पर मैं जब वो मुख्यमंत्री बन ही गए तो उसकी समस्या उनके पास रखूंगी। सबसे पहले महिला की सुरक्षा यहाँ पे कीजिए, उसको ये सुधार कीजिए। उनके बाद सड़क जो है बहुत दूरदर्शन में जर्जर हालत में है सड़क, उनको ठीक करने के लिए बोलूँगी कि यहाँ के जो युवा वर्ग ना जाए बाहर पढ़ने के लिए, यहीं पढ़े, यहीं पर उसको रोजगार मिले। ये सब उनके सामने रखूँगी। महिलाओं के उत्थान के लिए? महिला के उत्थान के लिए एक ऐसा रोजगार उनके लिए ये करे कि महिला का जो गरीब महिलाएं हैं उस रोजगार के लिए उसके लिए कुछ करे, ताकि गरीब महिला उसमें अपना भागीदारी दे के आगे बढ़े। गरीब महिलाएं अपना जीवन अच्छी तरह से चलाएं, गरीब महिलाएं। इसके लिए यहाँ पर पूरे झारखंड में एक सबसे बड़ी समस्या है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जो समस्या है कि शौचालय की सुविधाएं नहीं है, जिससे ग्रामीण महिलाएं जो पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप कितनी गंभीर हैं? इस शौचालय के लिए तो मैं बहुत गंभीर हूँ। ग्रामीण महिलाएं को शौच जाने के लिए बहुत उन लोग को दिक्कत, बाहरों पर शौच करना पड़ता है। तो शौच के ही लिए मैं उनको बोलूँगी कि आप पहले सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में आप शौचालय का ये करवाइए, बनवाइए शौचालय, ताकि ग्रामीण महिलाएं को बाहर शौच करने के ना जाना पड़े। हमारे साथ हैं उनकी बेटी, उनसे ही बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं अपने पापा से। एक राज्य के मुखिया को राज्य को विकसित करने के लिए जो भी काम बन पड़े उस समस्याओं को सुधार सके, वो ऐसा सारा काम करें ताकि ये भी अग्रणी राज्य के रूप में विकसित हो सके
उनका झारखंड राज्य का नाम पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में नाम रोशन कर सके, ऐसा काम। भतीजी हैं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? हम लोग सब वही चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो सभी तरह से, और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को मिलनी चाहिए जो अभी तक नहीं मिली है किसी और सरकार के रहते, वो इनके आने से सबको सारी सुविधाएं मिल सके। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, उसको लेकर के कितनी अब गंभीर है? बहुत गंभीर है, क्योंकि सारे बच्चे एक्चुअली आप देखिएगा तो सभी +2 करते हैं या 10th करके ही यहाँ से चले जाते हैं। अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, डिग्री कॉलेजेस नहीं हैं, कुछ भी। तो अगर यहाँ ही हो जाए तो फिर यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे, अपने जो भी वो पढ़ेंगे अपने सारे एफर्ट्स यहीं लगाएंगे, तो रोज़गार भी उनको यहाँ मिलेगा और फिर इस राज्य का विकास होगा और राज्यों की तरह। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम यह भी दिखाएंगे कि कौन सा ऐसा मिथक है जो रघुवर दास ने तोड़ दिया है, और साथ ही साथ उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत आ रहे हैं। जी हां, रघुवर राज के राज। झारखंड के 22वें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शपथ से पहले सूबे के विकास को लेकर अपनी नीतियों को स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। जी पुरवैया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि सबका विकास उनकी प्राथमिकता होगी। मेरी प्राथमिकता होगी कि जो विरासत में मिली समस्या है उस समस्या का समाधान करना, और झारखंड के विकास की नींव को हमें और मजबूत करना है, क्योंकि झारखंड में अपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक ने यहाँ बहुत संपत्ति दी है, उस संपत्ति का उपयोग करके वैल्यू एडेड प्लांट लगाकर यहाँ के जो झारखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है पलायन, तो वैल्यू एडेड प्लांट लगाकर बेरोजगार को रोजगार देना। सिंचाई के क्षेत्र में अगर हम गाँव को सिंचित कर दें तो 3 फसल किसान को मिलना। सेवा के क्षेत्र में हम IT में इस झारखंड हब बन सकता है, और इस तरह विकास के काम करके इस झारखंड को हम विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का ये हमारा संकल्प है। भावी सीएम रघुवर दास ने यह भी कहा कि 14 साल का झारखंड राजनीतिक अस्थिरता का शिकार होता आ रहा है, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है जो झारखंड को विकसित राज्य जरूर बनाएगी। निश्चित रूप से पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि हमने इन 14 वर्षों की राजनीति में, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस राज्य में अव्यवस्था थी और भ्रष्टाचार एक महामारी का रूप ले चुकी थी। छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े पदाधिकारी तक भ्रष्टाचार से लिप्त थे। कोई भी फाइल बिना पैसे का फाइल सरकता नहीं था। तो ऐसे झारखंड में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का झारखंड के चुनाव के कैंपेन में जनता से वादा किए थे कि आप हमें बहुमत दें, हम विकास और सुशासन देंगे, तो अपने PM और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जनता से किए गए वादे को हम निश्चित रूप से वो वादा हम पूरा करके जमीन पे पारदर्शी शासन, विकास और विकास की योजनाएं गरीब तक पहुंचे, ये काम हम 5 वर्ष के अंदर करके इस राज्य को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का काम करेंगे। अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाने के बाद रघुवर दास ने कहा कि विकास की वो ऐसी गंगा बहाएंगे जिसके बाद जात पात, धर्म, समुदाय के नाम पर वोट मांगने की राजनीति खत्म हो जाएगी। नहीं, इसको पॉजिटिव रूप से ही देखना चाहिए और झारखंड की जनता भी पॉजिटिव रूप से ही देख रही है। चंद जो छतरप दल है, जो आदिवासियों की मसीहा बनने का ढोंग रचते हैं, उनको जरूर तकलीफ हो रही होगी कि उनकी अब दुकानदारी बंद होगी। अब जो ये वोट बैंक की राजनीति क्षेत्रवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जिससे इस राज्य को काफ़ी हानि हुई। इतनी प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद भी आज भी आदिवासी के बच्चे बच्चियां बड़े पैमाने पर दिल्ली में नौकरानी की अदा कर रहे हैं। तो ये अब पॉजिटिव वेव में झारखंड जा रही है, और सबसे पॉजिटिव था अब राज्य में राजनीतिक स्थिरता रहेगी
और जहां राजनीति की स्थिरता रहेगी वहां विकास और सुशासन निश्चित रूप से आएगी। सीएम बनने के बाद फैसला लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए बीजेपी कड़े और बड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटेगी। एकदम मैं मजबूत सरकार इस राज्य की आवश्यकता थी। जनता ने वो धर्म को निभाया। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी धर्म निभाएगी। एक मजबूत सरकार देते हुए एक मजबूत निर्णय लेना, मैं मानता हूं वही नेता कहलाता है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, और वो निर्णय राज्य की जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी और एक कार्यकर्ता के हैसियत से मैं इस झारखंड में निभाऊंगा। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जवाब तो जनता दल को देना चाहिए। जो लोग धर्मांतरण के नाम पर रोज चिल्लाने का काम करते थे, जिस बातों के लिए ये जाने जाते हैं वो बातें अब परिलक्षित होने लगी। अगर प्रलोभन में गए होंगे, जबरदस्ती गए होंगे तो कार्रवाई होगी। नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। सियासत का धर्म होता है आम लोगों की तरक्की के लिए कर्म करना, लेकिन जब कर्म धर्म की सियासत करना ही हो जाए तो सामाजिक ताने बाने की ताकत को लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं। देश में पिछले कुछ दिनों से ये सवाल सुलग रहा है और अब इसकी आंच बिहार को भी सुलगाने लगी है। घर वापसी का कार्यक्रम हो या फिर गया में महादलितों का धर्मांतरण, बिहार में अब धर्म की आज़ादी सियासत का मोहताज होती दिख रही है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? आज यही मसला है बड़ी बहस का। जी हां, बिहार की देहरी पर भी वो आ पहुंचा जिसकी खबर नहीं लगा करती थी, या फिर वो खबरों की देहरी तक बामुश्किल पहुंचता था। लेकिन अब इस पर बहस नहीं करना आने वाली पीढ़ी के लापरवाही बरतने जैसा ही होगा। हमारे देश में धर्म की आज़ादी है, यही आज़ादी है जो समाज को ताकत भी देती है, लेकिन इन दिनों हम दावे के साथ ऐसा नहीं कह सकते। का जवाब तो जनता दल को देना चाहिए। जो लोग धर्मांतरण के नाम पर रोज चिल्लाने का काम करते थे, जिस बातों के लिए ये जाने जाते हैं वो बातें अब परिलक्षित होने लगी। अगर प्रलोभन में गए होंगे, जबरदस्ती गए होंगे तो कार्रवाई होगी। ये तस्वीरें किसी साजिश की तस्दीक कर रही हैं या फिर देश में धर्म को लेकर हासिल आज़ादी की सच्ची तस्वीर पेश कर रही हैं। अगर इसका जवाब मिल जाए तो सियासत का सच और झूठ भी पकड़ में आ जाए, मगर ऐसा है नहीं। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी के गृह जिले गया के एक गांव में महादलितों को ईसाई बना दिया गया है। पहले से मैं जानता था इशू के बारे में, लेकिन 2008 से मैं जुड़ा हूं। तो आपके साथ कितने लोग जुड़े इस गांव के? इस गांव के लगभग सब लोग जुड़ गए हैं। शायद ही एक दो घर हो गए जो नहीं होंगे। वजह क्या था कि आप लोग ईसाई धर्म को अपना लिया? जी, वजह था कि हम लोग पहले हिंदू धर्म में थे तो वहाँ इक्वालिटी नहीं दिया जाता था। वहाँ जात पात के आधार पर बहुत सारे विविधताएं थे, लेकिन यहाँ जो है जात पात का कोई विविधता नहीं है। जितने सारे बड़े हों छोटे हों सब एक साथ चेयर पर बैठ सकते हैं, एक जगह खा सकते हैं, एक जगह हाथ मिला सकते हैं, एक दूसरे को जूठन भी खाते हैं। जाहिर है इन महादलितों का ईसाई बनना बीजेपी को नागवार गुजर रहा है। घर वापसी कार्यक्रम चलाने वाले अपनी ही पार्टी के कई नेताओं को सही ठहराने वाले या फिर चुप्पी साध लेने वाले नेता अब गया मसले पर मांझी सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब तो जनता दल को देना चाहिए। जो लोग धर्मांतरण के नाम पर रोज चिल्लाने का काम करते थे, उनको ये बताना चाहिए कि ये कौन सी कार्रवाई हो रही है। ये जो लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया जा रहा है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि इस प्रकार के धर्मांतरण पर रोक लगाए, कड़ी कार्रवाई करे। बिहार के मुख्यमंत्री के गृह जिला का मामला है, उनको आगे बढ़ करके इसकी पूरी जांच करनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल बिहार में धर्मांतरण को सियासी आंच तक पहुंचाने की कवायद बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने ही कर दी थी। जब वो हाजीपुर आए थे तो घर वापसी पर खम ठोका था। घर वापसी का कार्यक्रम यहाँ भी चलाया जाएगा बिहार में? बृहद स्तर पर पूरे देश के अंदर चलाया नहीं जाएगा, चल रहा है, पहले से चल रहा है। वैसे एक हकीकत ये भी है कि गया में हुए धर्मांतरण ने मांझी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि जेडीयू और आरजेडी ने
जिम्मेवार बीजेपी को ही ठहराया है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जितनी खबर समाचार पत्रों में छपी है उतनी ही भर मुझको जानकारी है। कोई स्वेच्छा से किसी धर्म को ऑप्ट करता है तो यह उसका संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। इसे धर्मांतरण नहीं कहा जा सकता। ये तो आस्था का विषय है और ये व्यक्तिगत विषय आप लोगों की लेकिन कोई प्रलोभन देकर और जोर जबरदस्ती से करता है तो वो गलत है। अपने यहाँ कानूनी रूप से भी वो गलत। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से थोड़ा ज़्यादा इस पे चर्चा हो रही है और इस पे कार्रवाई भी हो रही है। और जब सत्ता पक्षी कहता है कि साहब धर्मांतरण करेंगे तो फलां लोग आएंगे तो 5 लाख रुपया, अब फलां लोग आएंगे तो 2 लाख रुपया, तो उन्होंने तो रेट खोल दिया है गरीबों के लिए कि साहब इतना पैसा का इंतजाम करो तो गरीब आदमी जो मजदूर है, जो निर्धन है, वो अपना धर्मांतरण करा सकता है। धर्मांतरण की हकीकत ही है धर्मांध होना। धर्म कोई सा भी हो, अगर इसमें सियासी फायदे देखे जाएंगे तो धर्मों के बीच का अंतर बढ़ता ही चला जाएगा। अब सवाल यही है कि बिहार की सियासत में इस मसले से फायदा किसे मिलेगा और अंतर का घाटा आखिर किसे होगा। तो क्या मान लिया जाए सियासत के घुल जाने से धर्मांधता का विस्तार हो रहा है? हम स्वागत करना चाहते हैं वैद्यनाथ प्रसाद जी, भाजपा से हैं, मंटू सिंह जी जदयू से हैं, सरबत जहां फातिमा कांग्रेस से हैं और मिथिलेश कुमार सिंह साहब विश्व हिंदू परिषद से। आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले सरबत जहां फातिमा जी, आपसे एक पर्सपेक्टिव चाहते हैं। आज से कुछ दिनों पहले धर्मांतरण होता था, अखबारों की सुर्खियां नहीं बना करती थी। आपको क्या लग रहा है, क्यों अब ये सुर्खियां बन रही हैं? क्यों चैनल्स खबर दिखाते हैं और क्यों इसे सियासी रंग दिया जाता है? देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से हर किसी को अपने अपने मजहब में रहने की आज़ादी है, या अपनी मर्जी से कोई किसी धर्म को बदलता है उसकी भी आज़ादी है। लेकिन जोर ज़बरदस्ती या किसी तरह के लालच, जो एक बड़े ग्रुप में अगर इस तरह की घटना होती है तो उससे यही समझा जाता है कि ज़रूर इसमें दाल में कुछ काला जैसी बात है। जैसे गया वाली घटना को आप बड़े ग्रुप में मानेंगे? जैसे गया वाली घटना या यूपी में पीछे दिनों जो हुई है घटना, तो गया वाली जो घटना है आप देख रहे होंगे कि ये सब बहुत ही गरीब तबके से आते हैं। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें किसी तरह का लालच दिया गया है, जैसा कि यूपी वाले कांड में भी देखा गया था, जो पीछे दिनों घर वापसी का कहा गया है जिसे, उसमें भी हम लोगों ने जो न्यूज़ पे देखा था उससे यही समझ में आई थी बात कि उन्हें भी लालच दिया गया था। क्योंकि जब एक बड़े ग्रुप में कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें शक की गुंजाइश जरूर बन जाती है। लेकिन ये लालच समाज को कितना विषाक्त करता है? देखिए शिवपूजन जी, ये हिंदुस्तान है और इसमें कितने पुष्ट पहले कौन किस जाति से आते थे या किस गोत्र से थे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ हमेशा से एक दूसरे प्रेम विवाह या हिंदू मुस्लिम में आपस में शादियां हो जाना या इस तरह की चीजें आम रही है। मैंने पहले ही कहा कि यह हिंदुस्तान है, किसी और मुल्क से यहाँ के बारे में तुलना करना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। और इसमें कई जनरेशन के बाद लोग भूल भी जाते हैं कि पिछले पुष्ट में हम क्या थे। तो ऐसे में बीजेपी का जो ये हिडन एजेंडा शुरू हुआ कि घर वापसी लाना और इस तरह के लालच या प्रलोभन देना, ये किसी तरह से जायज नहीं था। आपकी दो बातें मुझे समझ में आई। गया में भी जो हुआ शिवपूजन जी, वो साफ दिख रहा है कि बहुत ही गरीब तबके से वो लोग आए हैं, जैसा कि यूपी वाले में भी था। यूपी के भी जो माइनॉरिटी दूसरे धर्म में गए थे वो भी बहुत गरीब दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें लालच दिया गया और ये एक तरह से क्राइम है, बिल्कुल संविधान की अवहेलना है। अगर इस तरह की चीजें हो रही, चाहे वो बिहार में हुई चाहे यूपी में हुई, तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस बारे इसके तह तक जाना चाहिए और इसकी जांच बाज़ाब्ता होनी चाहिए कि अगर इस तरह की हो रही तो ये हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। देखिए, इनका तीखा प्रहार है दोनों ओर। अगर किसी तरीके का प्रलोभन दिया गया है और उसके बाद इस तरीके से सामूहिक तौर पर जो है धर्मांतरण की कार्रवाई हुई है गया में, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, तो निश्चित रूप में उस पर जो है सवाल या निशान खड़ा करना चाह रही हैं। दूसरा अहम सवाल ये कि आप जिस तरीके के कार्यक्रम करते हैं घर वापसी का, उससे भी समाज खंडित होता है। भाजपा की प्रतिक्रिया? भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 को देखेंगे तो धर्म के स्वतंत्रता का पूरा उल्लेख है और सभी मानते हैं
कि हिंदुस्तान में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म मानने की आज़ादी है, लेकिन लोभ, भय, दबाव से किया गया धर्मांतरण पूर्णतः अपराध है। सभी इस बात को बोल रहे हैं, हम भी इस बात को बोल रहे हैं। आज इन्होंने जो एक खास फोकस किया यूपी के संबंध में, 2 दिन पहले गया, सुन लीजिए, मैं सुन रहा था, गया में जो घटना घटित हुई है, अभी हम यहाँ पर केंद्रित होते हैं। गया जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जो लोग धर्मांतरित हुए हैं उनका तस्वीर देखने से लगता है कि वे कमजोर आर्थिक परिवेश के लोग हैं और निश्चित तौर पर वो धर्मांतरण अपने पूर्ण विवेक से नहीं किए हैं, दबाव में किए हैं, लोभ में किए हैं। आज बिहार के लिए यह खतरे की घंटी है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में जिस तरीके से धर्मांतरण एक पूरे गांव का हुआ है और बिहार की सरकार चुप बैठी हुई है, बिहार की सरकार तुष्टीकरण की बात कर रही है, बिहार की सरकार को सुन लीजिए, बिहार की सरकार को पूरे मुस्तैदी से और सर्व प्राथमिकता देकर इसकी जांच करानी चाहिए। आज आपने धरना प्रदर्शन किया, आपकी क्या मांगे हैं, आप क्या चाहते हैं? अभी जो वर्तमान सरकार है इससे आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस तरह के धर्मांतरण पर सरकार रोक लगाए। धर्मांतरण को 2 तरह से परिभाषित नहीं किया जाए। अगर कोई दूसरे जगह से वापिस अपने घर में आते हैं तो आप उसको लोभ से किया गया धर्मांतरण करते हैं, और आपके अपने घर में जो लोग गए हैं उनके चेहरे को देखने से लगता है कि वे मजबूरी में सरकार ने अगर उनको मंटू सिंह जी यहाँ पर तो आपसे सवाल ये लाजमी है, हमने अलग अलग बयान दिखाया आपको, जीतन राम मांझी जी का क्या बयान था और नीतीश जी का क्या बयान था। एक तरफ आपके साथ अभी सरकार में कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी ये कह रही है, उंगलियां उठा रही है कि जिस तरीके से धर्मांतरण गया के मामले में हुआ वो ऐसा प्रतीत होता है कि बेहद गरीब तबके के लोग हैं और कहीं ना कोई प्रलोभन होगा। आपकी सरकार क्या करेगी इस पूरे मामले? मेरा मानना है कि इस देश में धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण कोई मुद्दा ही नहीं है। यह मुद्दा तो बन गया ना, सुन लीजिए, अब तो मुद्दा बन गया। केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश है कि देश के जो मुद्दे हैं कि आम लोग काला धन न मांगे, किसान अनाज पर जो सब्सिडी दे रहे थे वादा किए थे वो न मांगे, नौजवान रोजगार न मांगे, इस मुद्दों से भटकाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत इस मुद्दे को वापस लाया जाता है। यह देश धर्मनिरपेक्ष है, हर लोग अपना धर्म स्वीकार कर सकते हैं, किसी को कहीं कोई रोक नहीं है। अपने स्वेच्छा से हम जिस धर्म में जाना चाहें हम जा सकते हैं। आप मानते हैं इसमें कोई गलती नहीं हुई? जो कुछ हुआ गया के मामले में, मंटू जी, गया के मामले में जो कुछ हुआ आप मानते हैं जायज ठहराते हैं कि लोगों को स्वतंत्रता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आम जनता धर्मांतरण कर सकते हैं, मांग रही है, किसान अनाज के लिए सब्सिडी मांग रहे हैं जो वादा किया गया। आपकी बात हम समझ गए, आपकी बात हम समझ गए, इन सारे मुद्दों आपकी बात हम समझ गए, लेकिन यह सोची समझी साजिश, गहरी साजिश है और देश के सारे लोग, लेकिन उस साजिश का हिस्सा मैं भी नहीं बनना चाहता हूं मंटू जी, उस साजिश का हिस्सा मैं भी नहीं बनना चाहता हूं। मेरा मूल प्रश्न आपसे वही है मंटू सिंह जी। बात सरकार पर आरोप लगा है यदि घर वापसी ही कराना है तो हमने पढ़ा है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छाई घर शुरू होती है, और जो भाजपा में जो नकवी जी हैं, शाहनवाज हैं, इनका घर वापसी क्यों नहीं करा रहे हैं लोग? यह एक धोखा है। भाजपा जवाब देगी क्या? आपको लग रहा है विषय से विषयांतर हो रहे हैं? भाजपा जवाब देगी क्या? भाजपा जवाब देना चाहती है मंटू जी? विषय से विषयांतर हो रहे हैं, लेकिन विषय काले धन का नहीं है। अगर काले धन की बात ये करते हैं कुछ इसमें ऐसे डिबेट को विषय से भटक रहे हैं, लेकिन आपने एक आरोप लगाया भाजपा को पूरा हक बनता है कि वो जवाब दे। सीधी बात है, शर्मा जी जो धर्मांतरण हुआ है हमारे राज्य में, जो ये घटना प्रकाश में आई है, मुख्यमंत्री जी को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, तुरंत करानी चाहिए, और लोभ और दबाव में कराए गए इस धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बिहार के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो। विश्व हिंदू परिषद की क्या सोच है? मिथिलेश कुमार सिंह जी, बार बार जिस तरीके से घर वापसी के कार्यक्रम को पर जोर दिया गया, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं एकाएक ये तमाम मुद्दे सतह पर आने शुरू हो गए हैं, सुर्खियों में है, क्या है इसके पीछे मंशा क्या है? में आने की यहाँ पर बात ये होती है कि जैसे कि हम तो स्पष्ट तौर पर बोलना चाहेंगे कि घर वापसी और धर्मांतरण 2 तरह की बातें हैं। धर्मांतरण का मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो हिंदू हैं उनको जो है प्रलोभन देके
मेंटली उनको जो है हैरास करके, डर दिखा के उनको जो है मुसलमान या फिर ईसाई बनाया जाता है। संविधान ये आप कैसे कर सकते हैं? प्रलोभन ही या धमकी ही उसके पीछे जिम्मेदार है? वहाँ पर आज का रिपोर्ट है। मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, आपसे थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। आपत्ति करना चाहेंगे कि आपने सबसे पहले घर वापसी के मुद्दे पर जो बात आपने कही वो सही नहीं थी। इससे देश में कोई जो है एक तरह से असमानता नहीं फैल रहा है या द्वेष नहीं फैल रहा है। धर्मांतरण एवं घर वापसी तो हम लोग का 2200 वर्ष पहले से हो रहा है। ये तो सबसे पहले शंकराचार्य महोदय एक मौका हमको दिया जाए। घर वापसी का काम जो है आपको 2200 वर्ष पहले से हो रहा है, जब पूरा समाज बौद्ध हो गया था और शंकराचार्य ने बड़े मात्रा में जो है, बड़ी संख्या में जो है बौद्धों को जो है हिंदू धर्म वापस लाया। इसके बाद तो एक लंबा सिलसिला चला है। हमारे धर्म पर जो है पूरे विश्व में हमले होते रहे हैं और उसे हमने बचाने का काम किया है। हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि होलियर देन दाऊ, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। हमारा देवता तो भाई आदमी में निवास करता है। हमारे धर्म का मूल बिंदु है विश्व में जो भी भ्रातृत्व की भावना है, जो भी समानता की भावना है, उसकी स्थापना करना। हमारा धर्म जो है संपूर्ण विश्व में जो है भ्रातृत्व की भावना का विकास। इसलिए तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा बात है इन लोगों का बेवजह का मुद्दा उठाते हैं। घर वापसी की बात तो आज से नहीं हो रही है। कौन उठाते हैं? क्या शंकराचार्य सांप्रदायिक थे, शंकराचार्य भाजपा के थे, या शंकराचार्य संघ के आदमी थे, या श्रद्धानंद संघ के आदमी थे? इनसे हम बात करना चाहेंगे, बात पूरी सुन ली जाए मेरी। ये लोग तो भाजपा के नहीं थे, ये लोग तो जो है सो संघ के आदमी नहीं थे। ये संस्कृति का संरक्षण कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर भारत में हिंदू धर्म में कमी आएगी तो राष्ट्र मटेगा। और इसी हिसाब से हमने घर वापसी का काम किया है। आप उसमें दूसरी सच्चाई भूल रहे हैं। आप उसमें दूसरी सच्चाई भूल रहे हैं। वो ये है कि उठाए जा रहे हैं। शंकराचार्य जी का आपने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने एक और कारगर भूमिका निभाई धर्म को और पवित्र करने का। धर्म में जो कुरीतियां, जो बुराइयां आई थी, उसे साफ करने का, स्वच्छ करने का। वो तो नजारा थे आज की तारीख में। आप उनका जिक्र करें, हवाला तो दे रहे हैं। आपको वहां तो जानकारी नहीं है महोदय कि संघ या विहिप क्या क्या कर रहा है। यही मैं बार बार कहता हूं कि जो हिंदू धर्म के बारे में बातें कही जाती हैं तो जानकारी का अभाव है। ये कि हिंदू धर्म माने क्या होता है, वह जो है समाज में जो है संकीर्णता फैला रहा है, ये जानकारी का अभाव है। ये जो संघ है, ये जो विहिप है, आप नहीं जानते हैं कि सहभोज होता है, जहाँ की जो समाज में जाति पाति का जो है फैला हुआ है मामला, उसको हम लोग खत्म करने का प्रयास करते हैं। जाति में जो जातिगत शादियां नहीं होती हैं उसको हम लोग एक स्तर पर लागू करवाने का प्रयास करते हैं। जो असमानता उसको हटाने का प्रयास करते हैं। योगी आदित्यनाथ की आपने बात की, एक बात हमको बहुत आपत्तिजनक लगी। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ आने के बाद बिहार में सब शुरू हो गया। ऐसी बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने तो समाज को जोड़ने का बात किया है। समाज को जोड़ने का बात किया शरबत जी, आपको लग रहा है समाज को जोड़ने सुनी जाए। वक्त की थोड़ी कमी, हम फिर आएंगे, बहुत वक्त है हमारे पास। अभी जो दोनों बीजेपी वाले लोगों की बात सुनने को समझ में आई, मिथिलेश जी से और हमारे जो वैद्यनाथ जी हैं, नहीं आपको लगता है कि ये दोहरा मापदंड है? यूपी के लिए इनका नजरिया कुछ और है और बिहार के लिए कुछ और है। एक बात यहाँ पर कहना चाहेंगे कि यूपी में जब होता है तो आप पूरा आपको लगता है चूंकि यूपी में चुनाव 2017 में होने, बिहार में 2015 में होने, इसलिए मापदंड अलग अलग हो गए। आपने मानदंडों को जो इस तरह से गटमट किया है। बात यूपी और बिहार की नहीं है, और मुद्दा विकास की करिए ना भाई। सरकार अच्छा काम करिए, आप लोगों को मुद्दा कुछ मिलता नहीं है तो धर्मांतरण का मुद्दा। चलिए, हमारी मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की। शरबत जी आपको भी रोकना हम चाहेंगे, मिथिलेश जी, लेकिन इस चर्चा को हम यहीं से उठाएंगे। उसको मुद्दा नहीं, इस दोहरे मापदंड से ही हम इस चर्चा को उठाएंगे। माफ करेंगे, हमारी मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की। का जवाब तो जनता दल को देना चाहिए। जो लोग धर्मांतरण के नाम पर रोज चिल्लाने का काम करते थे, जिस बातों के लिए ये जाने जाते हैं वो बातें अब परिलक्षित होने लगी। अगर प्रलोभन में गए होंगे, जबरदस्ती गए होंगे तो कार्रवाई होगी।